हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अभ्यास सागर जो हमारी पुस्तिका है, इसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के सवाल जवाब हैं, उसी पाठ के प्रश्नोत्तर, लेकिन उसको व्याकरण के माध्यम से आपको करवाया जाता है ताकि आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग हो सके। तो इसलिए इस पार्ट में ग्रामर से रिलेटेड है। तो इस ग्रामर में क्या क्या है आप देख सकते हो। अनुस्वार, अनुनासिक, र के रूप, नुक्ता, अपठित, गद्यांश, ये जो है इस टाइप के प्रश्नोत्तर इस पाठ में हैं। तो शुरू करते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक जो हैं आपको शिव मंगल सिंह सुमन है। तो आप इस तरह से पाठ में बार बार यदि जो कवि हैं उनका नाम पढ़ लोगे तो आपको ये भी लर्न हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले ये पाठ से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उस पे आधारित आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छाँट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार यानी बिंदु तथा अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो अनुस्वार, इट मीन्स आपको इस तरह से जो होता है ऐसे, एंड आपको चंद्र बिंदु हो गया ये, और अनुस्वार होता है सिर्फ जो ये बिंदी लगाते हैं। तो ये हो गया आपको अनुस्वार, और ये हो गया चंद्र अनुनासिक। ठीक है, वो अनुस्वार, ठीक है, और ये है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। ठीक है, तो आप देखो पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। पंछी हैं, इसमें पिंजरबद्ध, पाएंगे, ठीक है, फिर श्रृंखला, बंधन, इतने हैं। तो इस तरह से आपको चुन के लिखना है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार यानी कि बिंदी और अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु लगाना है। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं तो इसमें अनुनासिक और अनुस्वार यानी कि बिंदी और चंद्रबिंदु लगाना छूट गया है, आपको फिल करना है। तो अंगूर में आपको लगेगा अनुस्वार यानी बिंदी एक लगेगा। फिर संवाद, इस तरह से आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि किस में अनुस्वार और किस में चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक शब्द का प्रयोग होता है, मात्रा का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ लगा दिया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। जिन यहाँ पहले याद करने के लिए दिए हैं, या याद करने इट मीन्स आपको ये पढ़ना बहुत ही मस्ट है। इससे क्या होता है कि आपको आगे के प्रश्न में क्या करना है इसके बारे में आपको सारा कुछ बताया जाता है। तो क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग होता है। वर्णमाला के सभी वर्णों के स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। यानी कि वर्णमाला जो भी है इसमें पंचम अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ, अंग पांचवा वर्ण होता है तो वहाँ होता है। फिर च, छ, ज, झ, य, तो उसमें जो पंचम वर्ण है उसमें क्या है, अनुस्वार यानी कि बिंदी का प्रयोग होता है। उसके बाद है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। तो आप देखो चंद्रबिंदु में क्या है कि हवा, अनुस्वार जो है उसमें क्या है, हवा सिर्फ नाक से निकलती है, और अनुस्वार में क्या है, नाक और मुंह दोनों से, अनुनासिक यानी उसे कहते हैं जिससे हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये आपको समझा दिया गया। अब आप देखो निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। उपयुक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। अब आप देखो इसमें जो दिए गए हैं र का अलग अलग तरीके से प्रयोग हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो शब्द र जो है वो लिखा हुआ है, इसमें क्या है, रेफ, ये मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें क्या है, र, इसमें जो है आपको ये लाइन खींच के जो दिया जाता है उस तरह से प्रयोग हुआ है। इसमें र शब्द के रूप में, इसमें र
मात्रा के रूप में और इसमें भी मात्रा के रूप में। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से सभी में प्रयोग हुआ है। आइए र के इन विभिन्न रूपों को समझते हैं। अब देखो, अब जहाँ मात्रा शब्द लिखा हुआ है यह र स्वर सहित हो, तो यानी कि जब र स्वर के साथ हो। उसके बाद जब है रेफ, मतलब जो रेफ मात्रा, ये जो है रेफ है, तो ये क्या है, स्वर रहित हो। ये क्या है, स्वर सहित और ये स्वर रहित। और उसके बाद जो है ये जो प्रयोग पदेन, जो मात्रा के रूप में ऐसे दिया गया है, जब र स्वर सहित हो लेकिन उसमें पहला वाला व्यंजन स्वर रहित हो, तो उसके साथ इस तरह के मात्रा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से र की विभिन्न मात्राओं का किस तरह से प्रयोग होगा उसके बारे में आपको समझा दिया गया। अब आप देखिए, इस तरह से आपको समझाने के बाद आपको प्रश्न दिए जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र का विभिन्न रूपों का प्रयोग करें। तो यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, रेफ, यहाँ रेफ का प्रयोग हुआ। यहाँ पदेन, अब पदेन का क्या है कि आपको र स्वर सहित हो लेकिन क्या है, उसमें पहला अक्षर व्यंजन रहित हो, तो इस तरह से किया जाता है। तो ये पदेन हो गया। फिर इस तरह से विद्यार्थी में रेफ, फिर पदेन, फिर ये रेफ, फिर पदेन, फिर रेफ, फिर पदेन, इस तरह से प्रयोग हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलिए, यानी कि इसका उच्चारण कीजिए। अब देखो, यहाँ पे ये है जरा और ये है ज़रा, ये है फन और ये है फन। अब देखो जरा आप बोली, तो इसमें क्या है, जरा, और ये क्या बोले, ज़रा। इसमें ज और ज के उच्चारण में दोनों में फ़र्क है, क्योंकि एक में पूरा उच्चारण कर रहे हो ज और दूसरे में ज, इस तरह से हो रहा। तो ये दोनों के उच्चारण में अंतर इस तरह से है, तो इसीलिए आपको कहा गया है कि उच्चारण करके पढ़िए। अब इससे संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए, अब क्या है कि ज और फ दोनों उर्दू की ध्वनियाँ हैं। जब ज और फ की नीचे बिंदु हो तो उसे क्या कहते हैं, नुक्ता वाले शब्द। इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ज़रा मतलब बुढ़ापा और ज़रा मतलब थोड़ा सा। अब आप देखो, जरा मतलब क्या हो गया, बुढ़ापा, एक उम्र की का स्तर है। और ज़रा मतलब ज़रा सा, मुझे ज़रा सा पानी दो, मुझे ज़रा पानी दो, या फिर ज़रा नमक कम है, इस तरह से बोल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा, इसका अर्थ हुआ। तो इस तरह से नुक्ता वाले शब्द में अंतर हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों के उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। अब देखो, ज़रा, जुल्म, शराफत, फिर गज़, दर्जी, फ़र्क, फिल्म, बर्फ़, कर्ज़, अंग्रेज़, रोज़ा, फिर है इज़्ज़त। तो इस तरह ज का जहाँ प्रयोग होगा, नुक्ता का जहाँ होगा, तो उसके उच्चारण में जो है अंतर आ जाता है। तो इस तरह से आपको नुक्ता वाले शब्द का प्रयोग यानी उच्चारण इस तरह से करना है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब देखिए, आपको काव्यांश दिया गया है। काव्यांश का मतलब क्या होता है, काव्यांश काव्य का अंश दिया गया है, यानी काव्य का के कुछ भाग का जो है आपको यहाँ पे लिखा गया है, उससे संबंधित प्रश्न है। और गद्यांश मतलब गद्य मतलब कुछ कहानी या फिर कुछ जो लिखा गया है, कहानी लेख टाइप का, तो उसे हम गद्यांश कहते हैं। और काव्यांश माने कविता का जो अंश है, कविता का छोटा भाग। और गद्यांश का अर्थ होता है कहानी या फिर कुछ नाटक का छोटा भाग। तो ये क्या है, कविता का छोटा भाग। तो इसे आपको पढ़ना है और इससे संबंधित आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप पढ़ लिए। अब आपका प्रश्न है, प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। अब प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं। अब देखो, कोई लहर न रोक सकेगी, तो इसमें लहर का क्या अर्थ है, माने कोई लहर यानी कि कोई भी परेशानी, बाधा, तो आपको ये लिखना है। तो आप लिख सकते हो, प्रथम पंक्ति में लहर का अर्थ है बाधा, रुकावट या परेशानी। ठीक है।
दूसरा प्रश्न है, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं? तो इसका उत्तर होगा मंजिल के दीवाने संकल्प के सागर और साहस के ध्रुव तारे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आप देख भी सकते हो, यहाँ लिखा गया है संकल्प के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं। अब अगला प्रश्न है, तूफानों को तौल चुके हम का आशय क्या है? तो तूफानों को तौल चुके हम का आशय है कि हमने बहुत से बाधा, परेशानी एवं कठिनाइयों से जूझने एवं लड़कर उसे पार करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि हम पार कर चुके हैं उसे, जूझना और उससे पार करना सब सीख चुके हैं। ठीक है, कविता में देख सकते हो, तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं, यानी तूफानों को यानी परेशानियों को हम भाप चुके हैं, उससे जान चुके हैं कि कैसे उस परेशानी को पार करना है और हम उसे सबको पार कर सकते हैं। अब अगला क्या है कि आपको किसी की आँखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए? किसी की आंखों से आंसू इसलिए नहीं छलकने चाहिए क्योंकि हमारी भाग्य हमारी ही मुट्ठी में है और हम अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल सकते हैं। आप देख, जैसा कि इस पंक्ति में लिखा है कि भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आँखों में से आंसू बरबस आकर छलके। अगला प्रश्न है, भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है? तो भाग्य को मुट्ठी में हिम्मत, साहस और परिश्रम से किया जा सकता है, क्योंकि हमारी मुट्ठी में यानी कि हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हम जितना करेंगे उतना अच्छा परिणाम पाएंगे। तो ये समझ लें, तो फिर हम अपनी ये दोष नहीं देंगे कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, सब चीज़ हमारी मुट्ठी में है, यानी कि हमारी मेहनत में है, हमारी लगन में है, हमारी साहस में है, हमारी हिम्मत में है। बस ज़रूरत है तो उस हिम्मत की, उस लगन की, उस साहस की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों को समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। अब देखिए, गगन, तो ये सब समानार्थी शब्द आपको लिखना है। तो ये हमारे समानार्थी शब्द। गगन का नभ, आकाश, जल का हो गया पानी, नीर, तरु का वृक्ष, पेड़, अरमान का इच्छा, चाह, किरण का रश्मि, प्रभा। तो ये समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द, मतलब उसे और किस तरह से बोला जाता है, कहा जाता है। तो ये हो गए। विघ्न का बाधा, कठिनाई। हमारा अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक से दिए गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। मतलब ब्रैकेट में जो आपको दिया है उसी का उल्टा अर्थ लिखना है। तो पहला है, मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर डैश मिला। तो ब्रैकेट में है दंड, तो दंड का उल्टा क्या होता है? दंड का अर्थ है पनिशमेंट, तो आपको क्या उसका उल्टा होगा? पुरस्कार हुआ। अब है अगला, हमें पीठ पीछे किसी की डैश नहीं करनी चाहिए। यहाँ है स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है मतलब अच्छाई या फिर बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो इसका क्या होगा? निंदा। ठीक है, निंदा हो गया। उसके बाद है, हमें सदा समय पर का डैश करना चाहिए। इसका है दुरुपयोग, तो यहाँ क्या होगा? उपयोग। ठीक है, अब अगला है, चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में डैश विषाद की लहर दौड़ गई। विषाद मतलब परेशानी, तो विषाद का क्या होगा उल्टा? हर्ष। हर्ष की लहर दौड़ गई। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। आप संयुक्त अक्षर और हल चिन्ह वाले शब्दों का भली भांति परिचित है, इसलिए इन दोनों तरीक़ों से लिखिए। मतलब इसे दूसरी तरह से कैसे लिखा? चिन्ह, तो ये चिन्ह। ठीक है, ये संक्षेप में लिखा गया है, मतलब कम शब्द में, और इसको पूरे में लिखना है। ये आ गया आपको। फिर है ब्रह्मा, तो फिर इसे इस तरह से लिखेंगे, गड्ढा। ठीक है, मिट्टी,
फिर विद्यालय, विद जोर आलय, अपने क्या है इसमें द और ध एक साथ जुड़ा है, इसमें ट और ठ एक साथ जुड़ा है। फिर विद्वान, विद जोर वान, तो द में वा एक साथ जुड़ा है। तो इस तरह से लिखना है संयुक्त शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक से अधिक अर्थ हैं जिसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब एक ही शब्द के जो अलग, जैसे हार, हार दो तरह का इसका प्रयोग होता है जब वाक्य में होता है। जैसे हार, हार का एक अर्थ है माला और एक का है हारना, मतलब हार जीत वाला हारना। तो महारानी के गले का हार किसी ने चुरा लिया, ये लिख सकते हो। और हारना, इसमें क्या हुआ, माला का प्रयोग हुआ। और ये हारना, दीपक सतरंज की बाजी हार गया। अगला है उत्तर। तो एक उत्तर का अर्थ होता है दिशा और दूसरे का जवाब। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में के किनारे दिशा में दिखाई देता है। और जवाब, मैंने इस गणित के सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। अब अंक, एक अंक का अर्थ है गोद और दूसरे का अर्थ होता है संख्या। माँ अपने अंक में बच्चों को सुला रही है। और एक अंक, तो अंक गणित का सवाल मुझे कठिन लगता है। ठीक है, अंक मतलब अंकों वाले 1 2 3 वाले अंक। ठीक है, अब अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाँट कर उसके भेद भी लिखिए। धोबी ने कपड़े धोए, तो यहाँ क्रिया क्या है, धोए, और ये भेद क्या है इसका, सकर्मक क्रिया। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दौड़, और ये क्या है, कर्मक क्रिया। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, तो पढ़ी, ये सकर्मक क्रिया। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, तो बांटे क्या है, सकर्मक क्रिया। अचानक आंधी आ गई, आई क्रिया शब्द है, और सकर्मक क्रिया जो है वो इसका भेद है। हमारा अगला प्रश्न है, कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है। जिसके आदर्श और सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उसके जैसा बनना चाहता है। दिए गए संकेतों के आधार पर आदर्श प्रेरक व्यक्ति पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब यहाँ देखिए संकेत बिंदु, यानी किस किस पॉइंट, किस किस बातों से संबंधित लिखना है। जैसे प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण एवं व्यवहार, फिर है आपको उपलब्धियाँ एवं उपसंहार। यानी प्रस्तावना, किस पर्पज़ से आप लिख रहे हो। जैसे किसी को आपने आदर्श माना कि उस तरह के बनने चाहते हो, तो उस व्यक्ति का नाम, जिसके जो चीज़ बनना चाहे। जैसे आपको कोई भी क्रिकेटर बनना है, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना है, तो आप किस व्यक्ति से सीख लेते हो। जैसे बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो उसके हिसाब से आप सोचते हो कि उस व्यक्ति ने इतना मेहनत किया, ऐसे किया, तो उसके अनुसार मुझे भी करना है। इस तरह से अपने बनाते हो आदर्श। तो उस किस व्यक्ति को तुमने आपने आदर्श माना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और उसके व्यवहार मतलब उसने क्या क्या परेशानी आई, उसका किस तरह से उसने उपयोग किया, किस तरह से उसमें अपना सुधार लाया, ये सारी बातें, यानी कि आचरण एवं व्यवहार। उसके बाद उपलब्धियाँ, और उसने क्या उपलब्धियाँ हासिल की, उसके मार्ग में आई परेशानियाँ, उसके व्यवहार, आचरण एवं उसकी उपलब्धियाँ, यानी लक्ष्य को उसने किस तरीके से प्राप्त किया। और फिर उपसंहार, माने अंततः आपको क्या निष्कर्ष मिला। तो इन सारे जो पॉइंट्स है उसके बेसिस पे आपको अनुच्छेद लिखना है। तो इस तरह से आप अनुच्छेद लिख सकते हो, यानी शॉर्ट नोट्स, बहुत लंबा नहीं लिखना है, 80 to 100 वर्ड वॉइस में होना चाहिए। तो इस तरह से इस पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।